Good morning everyone. Welcome to Current Affairs Beginner section for Indian Polity. Now इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कुछ बेसिक टर्म्स वगैरह डिस्कस करेंगे जिससे आपके लिए जो बिगिनर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, जो कर चुके हैं तैयारी बहुत बारी, उनके लिए तो नहीं, बट जो बिगिनर्स हैं उनको हमारे जो इंडियन पॉलिटी रिलेटेड न्यूज की वीडियो है उसको समझने में आसानी होगी। ऑलराइट, तो आज ना दो आर्टिकल्स हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड और दूसरा J&K इशू से रिलेटेड होगा। तो उनके बारे में जो लोग नए हैं तैयारी करने में, उनके लिए कुछ टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ताकि जो हम डिस्कशन करेंगे इन न्यूज आइटम्स के बारे में वो आपको इजीली और अच्छे से समझ आ जाए। ऑलराइट, तो आज जैसा कि आप जानते हो हम पॉलिटी डिस्कस करते हैं और हमारे पॉलिटी के कौन से करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक। तो सबसे पहले देखते हैं जो हम पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई है अभी रिसेंटली, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। नाउ आपको यह पता होना चाहिए कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ना, एक आई थी 1968 में फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिर आपकी आई थी 1986 में, ठीक है, और अब 34 इयर्स के बाद आपने अपनी एजुकेशन पॉलिसी अपडेट करी है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। सो थर्ड वुड बी 2020। नाउ एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बातें कही हुई हैं, कुछ बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से ये पूरे इशू को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वाले इशू को समझ पाएंगे, प्लस अच्छे से तैयार भी हो जाएगा हमारा फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ठीक है, तो वो क्या बातें हैं वो देख लेते हैं एक बारी। नाउ एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एजुकेशन से रिलेटेड दिया हुआ है पार्ट 4, जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब जैसा कि आप लोग जानते हो या नहीं जानते तो जान लो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो है फंडामेंटल राइट्स, वो तो आते हैं आपके पार्ट 3 में, ठीक है। पार्ट 4 डील्स विद DPSPs, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट में पता है क्या फर्क है? जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो एज गारंटी हर सिटीजन को मिलेंगे, ठीक है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, उसमें पता है क्या दिया हुआ है? उसमें दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को कैसे चलना चाहिए, ठीक है, एक गवर्नमेंट को क्या क्या काम करने चाहिए। नाउ अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की माने और कोर्ट्स की माने तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल्स दिए हुए हैं, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कोई सरकार DPSP को फॉलो नहीं कर रही तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते और सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। ये बस ना DPSP में जो प्रिंसिपल्स लिखे हुए, आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, ये सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल है कि एक सरकार को कैसा चलना चाहिए। पर हां, अगर आपको लगता है कि फंडामेंटल राइट आपके पूरे नहीं दे पा रही सरकार, तो आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट में आप कह सकते हो कि मेरा ये फंडामेंटल राइट सरकार नहीं दे पा रही, कोर्ट उसे बोले कि वो दे। सो फंडामेंटल राइट्स या पार्ट 3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स, वेयरएज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स। राइट, नाउ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कौन से आर्टिकल्स हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड है? DPSP की बात करें तो आर्टिकल एक तो 45 है विच डील्स विद एजुकेशन, और एक तरह से आर्टिकल 39 क्लॉज F है विच डील्स विद एजुकेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार प्रीलिम्स में सवाल पूछ लेते हैं। देन दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो एजुकेशन सब्जेक्ट था ना, वो पहले था स्टेट लिस्ट में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट की गई थी जिसका नाम है 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह देते हैं, पॉलिटी की क्लास में आप करोगे। उसमें आपने क्या करा? एजुकेशन का सब्जेक्ट उठा के आपने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। नाउ इसका मतलब क्या है? जो बिगिनर्स हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे देश में ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई हुई है। एक तो सेंट्रल लिस्ट कह देते हैं, स्टेट लिस्ट, और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ सेंट्रल लिस्ट में जो जो मुद्दे लिखे हुए हैं ना,
उन्हीं मुद्दों पे दिल्ली की सरकार लॉज बना सकती है, पार्लियामेंट लॉज बना सकता है। तो इसमें कई सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे फाइनेंस लिखा होगा, डिफेंस लिखा होगा, कम्युनिकेशन लिखा होगा। उन पे लॉज बनाने का हक सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर को है, यानी पार्लियामेंट को है। अच्छा, देयर आर सर्टेन अदर सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में मेंशन्ड है, कुछ जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस वगैरह, इन पर लॉ बनाने का हक स्टेट गवर्नमेंट्स को होगा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिन पे लेजिस्लेट करने की जो पावर है वो सेंटर के पास है। देयर आर सर्टेन सब्जेक्ट्स जिन पे लेजिस्लेट करने की पावर स्टेट के पास है। ठीक है, तो जिन पे सेंटर की पावर है वो सेंट्रल लिस्ट में मेंशन होंगे, जिन पे स्टेट की पावर है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन होंगे। अच्छा, एक आपने कॉन्करेंट लिस्ट बनाई हुई है, उसका मतलब क्या है? कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसमें आप चाहते हो कि सेंटर भी लेजिस्लेट करे, स्टेट भी करे। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो मुद्दे लिखे होंगे ना, उन पे लॉ बनाने की पावर सेंटर पे भी होगी, स्टेट पे भी होगी। पर हां, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि सेंटर ने भी लॉ बनाया हुआ है, स्टेट ने भी लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, और वो कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, क्लियर, तो उस सिनारियो में सेंटर का लॉ चलेगा। अगर सेम ही चीज पे सेंटर ने भी लॉ बनाया हुआ है, स्टेट में भी लॉ बनाया हुआ है, एक किसी कॉन्करेंट लिस्ट पे सेम टाइप के इशू से डील करता है, तो सेंटर का लॉ चलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। नाउ 42nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या करा था? एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट्स का या स्टेट का प्रेरोगेटिव था। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज उस पे लेजिस्लेट करती थी, पॉलिसी बनाती थी, वो स्टेट गवर्नमेंट का मैटर था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में आपने क्या करा? आपने एजुकेशन को उठा के कॉन्करेंट में डाल दिया। उसका मतलब कि अब एजुकेशन पे सेंटर भी लॉ बना सकता है, अब एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी पॉलिसी बना सकती है। पॉलिसी तो क्या मतलब? एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है। क्लियर? तो अब सिनारियो कैसा है? अब सिनारियो पता कैसा है? अब सिनारियो ये है कि ब्रॉड आर्किटेक्चर तो देगा सेंटर, और जो उसको उस ब्रॉड आर्किटेक्चर, उस ब्रॉड पॉलिसी देगा आपका सेंटर। उस ब्रॉड पॉलिसी के तहत कैसे काम होना चाहिए वो बताएगी स्टेट। ठीक है, तो ब्रॉड ओवरव्यू, एक अम्ब्रेला आर्किटेक्चर दे देता है सेंटर, और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम और उस पॉलिसी में जो भी काम करना है, चेंजेस छोटे मोटे करने हैं जगह के हिसाब से, वो स्टेट करती है। ठीक है, क्लियर? तो अब ऐसा सिनारियो है। बट कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि सेंटर ने पॉलिसी बनाई है और कुछ स्टेट्स ने उसे फॉलो नहीं करा है, तो सेंटर की मर्जी है। सेंटर अगर अलाउ करता है तो स्टेट्स ऐसा कर सकती हैं। ठीक है, अगर सेंटर कहता है कि ब्रॉड पॉलिसी ये है, बट कुछ स्टेट्स चाहें तो इसके इस प्रोविजन को हटा सकती हैं, तो वो स्टेट्स कर लेती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना 1968 में, 1968 में एक पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब कि हर बच्चे को कंपलसरी होगा कि उसे इंग्लिश भी पता होनी चाहिए, हिंदी भी पता होनी चाहिए, और अपनी मदर टंग भी पता होनी चाहिए, मतलब उस जगह की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पंजाब में इंग्लिश भी पता है, हिंदी भी पता होनी चाहिए, पंजाबी भी आनी चाहिए। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया हुआ था ना। तमिलनाडु ने इसे मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि तमिलनाडु में एंटी हिंदी एजिटेशन चल रही थी। वो कह रहे थे हमारे बच्चे हिंदी क्यों सीखें, वो इंग्लिश और तमिल सीखेंगे बस। ठीक है, तो सेंटर ने अलाउ कर दिया था, ये चीज थी। क्लियर? अच्छा, अभी तक एजुकेशन आपका आ रहा था सिर्फ डीपीएसपीज में, मतलब लीगली एनफोर्सेबल नहीं था, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसे इंप्लीमेंट कर रही थी। बट आपने क्या करा? 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया। आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी और आपने इंट्रोड्यूस करा आर्टिकल 21A। ठीक है, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी और एक नया आर्टिकल डाला जिसमें आपने राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया। राइट टू एजुकेशन, हर इंसान के पास, हमारे हर सिटीजन नागरिक के पास एजुकेशन का राइट है। अगर उसे स्टेट कोई भी गवर्नमेंट उसे वो राइट नहीं दे पा रही, तो वो कोर्ट में जा सकता है और अपने इस राइट को एनफोर्स कर सकता है। तो अंडर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एजुकेशन बिकेम अ राइट। ठीक है, क्लियर? तो फिर आपने क्या करा? उसके बाद राइट टू एजुकेशन के बाद आपको मिल गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद 2009 में ना आपके पार्लियामेंट ने एक और लॉ बनाया, अमेंडमेंट नहीं करी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक लॉ बनाया जिसका नाम ही रखा राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में आपने क्या बोला? आपने कहा कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उनका राइट है। मतलब
अगर कोई 6 से 14 साल के एज ग्रुप में, एज ब्रैकेट में कोई बच्चा है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे फ्री एजुकेशन मिले। सो अंडर आरटीई एजुकेशन बिकेम फ्री एंड कंपल्सरी। 6 से 14 साल के बच्चों को कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन मिलेगी, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सेकेंडरी स्कूल्स के लिए, ठीक है, फिर नवोदय विद्यालय स्कीम, केंद्रीय विद्यालय स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई पॉलिसी भी निकाली हुई है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको और अच्छे से, वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी समझ आ जाएगा बिना इसके भी, पर आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट होगी, तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए फॉर अर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑलराइट, अब हम आ जाते हैं JNK वाले इशू पे। नाउ JNK इशू वाली जो न्यूज है उसको समझने के लिए आपको 2 आर्टिकल्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के पता होने चाहिए, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A। ना जैसा कि आप जानते हो, अगर नहीं जानते तो फिर जान लो, कि जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट थी ना, वो प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है, तो जब ब्रिटिश इंडिया से गए तो प्रिंसली स्टेट आजाद हो गई। ठीक है, प्रिंसली स्टेट सारी जितनी भी आजाद होगी। नाउ इंडिया चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट इंडिया का पार्ट बन जाए। ठीक है, पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू एंड कश्मीर उनका पार्ट बन जाए, बिकॉज चक्कर पता क्या था, जो JNK का राजा था वो हिंदू था, पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम थी, तो दोनों कंट्रीज का क्लेम आ गया, राइट। पर जम्मू कश्मीर के राजा ने बोला मैं इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता हूं, मैं इंडिपेंडेंट होऊंगा। फिर हुआ क्या कि पाकिस्तान ने ना एक तरह से ऑर्केस्ट्रेट करा कि जो अफगानी पठान ट्राइबल्स थे ना, उन्होंने अटैक कर दिया अपने जम्मू एंड कश्मीर पे, और बेचारे जो हरी सिंह थे, जो राजा थे जम्मू एंड कश्मीर के, वो डिफेंसलेस हो गए। वो इंडिया पे मदद मांगने गए। इंडिया ने कहा कि अगर ठीक है, हम आपकी हेल्प करने के लिए हमारे आर्मी भेज देंगे, पर आपको साइन करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में आप क्लियरली बोलोगे कि अब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। तो महाराजा हरि सिंह कह देते हैं ठीक है, मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देता हूं, आपको अपनी आर्मी भेजनी पड़ेगी मुझे बचाने के लिए। ठीक है, पर मेरी कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें ये हैं कि मेरी स्टेट की ऑटोनॉमी का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है ना, ऑटोनॉमी का ख्याल रखने के लिए इंडिया ने कहा ठीक है, ऑटोनॉमी का ख्याल रखा जाएगा। प्लस एक और मुद्दा था प्लेबेसाइट का, पर उसे कभी और डील करेंगे। ठीक है, अभी हम प्लेबेसाइट वाले मुद्दे को नहीं करते। इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा, और JNK का ऑटोनॉमी का ख्याल रखने के लिए इंडिया ने निकाले 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A। नाउ आर्टिकल 370 गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर इंडिया की बाकी स्टेट्स के से थोड़ा अलग होगा, उसका रिलेशनशिप विद न्यू दिल्ली थोड़ा सा अलग होगा, राइट। नाउ आर्टिकल 370 क्या क्या स्पेशल चीजें देता है जम्मू एंड कश्मीर को, वो देख लेते हैं। Under Article 370, it exempted the state from the complete applicability of Constitution of India. इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस बाकी स्टेट्स पे लगते हैं, बट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजंस JNK पे नहीं लगते थे अभी तक। जैसा कि आप जानते हो कि 370 और 35A अबॉलिश कर चुके हैं हम पिछले साल। खैर हम बात कर रहे हैं जब 370 35A था। अंडर 370 एंड 35A इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ही हिस्से लगेंगे JNK पे, सारा नहीं लगेगा। The state was conferred with the power to have its own constitution. प्लस आर्टिकल 370 में है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ही हिस्से एप्लीकेबल होंगे JNK पे, प्लस JNK कैन हैव इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट किसी और स्टेट को नहीं है, सिर्फ JNK के पास था। देन सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर्स, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले करा है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ना बाकी इंडिया के लिए सेंट्रल लिस्ट एक है, JNK के लिए कई मुद्दे जो सेंट्रल लिस्ट में थे ना, वो हटा के आपने स्टेट लिस्ट में डाल दिए। मतलब जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की थी सेंट्रल लिस्ट के तहत, JNK पे वो एप्लीकेबल नहीं होगी। JNK में सिर्फ कुछ ही मुद्दे सेंटर के पास होंगे, बाकी सारे मुद्दे JNK की स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर द स्टेट वर लिमिटेड एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग। जब आर्टिकल 370 आया था तो कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास विद रिस्पेक्ट टू JNK सिर्फ कुछ ही पावर्स होंगी, जैसे डिफेंस से रिलेटेड पावर्स होंगी कि डिफेंस में नई दिल्ली देखेगी, न्यू दिल्ली देखेगा कि JNK का क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन अफेयर्स एंड विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। तो ये 3-4 कुछ चीजें थी जिन पे न्यू दिल्ली के पास पावर होगी, बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट के पास होंगे। खैर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को और पावर्स चाहिए अपार्ट फ्रॉम दीज 3, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, तो वो
वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी कि सेंटर को हमने क्या पावर देनी है। अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड बी एक्सटेंडेड टू द स्टेट ओनली विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर कहेगी तो सेंटर को कुछ और पावर्स भी मिल जाएंगी अपार्ट फ्रॉम डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस। द कॉन्करेंस मतलब उनकी सहमति was only provisional. It had to be ratified by the state's constituent assembly. जैसा कि आप जानते हो जम्मू एंड कश्मीर के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जम्मू एंड कश्मीर वालों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जो जेएंडके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, और 1956 में यह कॉन्स्टिट्यूशन बन भी गया था। तो ये जो वर्ड है ना कि स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से ये पावर चलेगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी। हाँ, 1957 में यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व भी होगी। जब कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों चाहिए? क्लियर? द स्टेट गवर्नमेंट्स अथॉरिटी टू गिव कॉन्करेंस, जो इधर कॉन्करेंस देनी है, लास्टेड ओनली अंटिल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कन्वीन्ड। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आ गई तो ये वाली जो पावर कि सेंटर को और कौन सी पावर देनी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे आ गई। ठीक है, अच्छा, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होगी उसके बाद ये पावर वापस स्टेट गवर्नमेंट के पास आ गई। अब जब भी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ चाहिए होता था, कुछ एक्स्ट्रा पावर चाहिए होती थी, तो वहां की स्टेट गवर्नमेंट से अथॉरिटी लेते थे। ठीक है, कॉन्करेंस लेते थे। Once the state constituent assembly finalized the scheme of powers and dispersed, no further extension of powers was possible. Article 370 could be abrogated or amended only upon the recommendation of state's constituent assembly. ये बोला गया था, अब यही लीगल लूपहोल था। कहा यह गया था कि अगर फ्यूचर में आपको आपने जेएंडके को पूरा इंडिया का पार्ट बनाना है, मतलब अगर न्यू दिल्ली चाहता है कि आर्टिकल 370 अबॉलिश किया जाए, ये जो स्पेशल स्टेटस है जम्मू एंड कश्मीर का, ये अबॉलिश करना चाहते हो, तो आपको वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सहमति लेनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पास एन ऑर्डर अबॉलिशिंग या एब्रोगेटिंग आर्टिकल 370, बट उसके लिए उसे कॉन्करेंस चाहिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। खैर, 1957 के बाद जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म होगी उसके बाद ये पावर चली जाती है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि अगर प्रेसिडेंट को ये अबॉलिश करना है तो स्टेट गवर्नमेंट की वो लेनी पड़ेगी सहमति। अब पता क्या हुआ, 2019 में ना जम्मू एंड कश्मीर में ना लगा हुआ था गवर्नर्स रूल। गवर्नर्स रूल मतलब वहां किसी एक पार्टी की मेजॉरिटी नहीं आई, उस वजह से वहां पे गवर्नर्स रूल लगा हुआ था, मतलब किसी और पार्टी की वहां गवर्नमेंट ही नहीं थी। अब वहां पे गवर्नर की सरकार चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर में, और गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? न्यू दिल्ली। अब इन्होंने क्या, यहां पे प्रेसिडेंट ने क्या करा, प्रेसिडेंट ने कहा कि आज से 2019 में डिसाइड किया गया, प्रेसिडेंट ने बोला, रामनाथ कोविंद जी ने, कि आर्टिकल 370 अब खत्म होता है। नाउ सारे लोग बोलने लग गए कि स्टेट गवर्नमेंट की सहमति लेनी चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट होगी जेएंडके की, उसकी कॉन्करेंस के बगैर आप आर्टिकल 370 नहीं हटा सकते। तो फिर रामनाथ कोविंद जी ने कहा, हाँ अब सरकार वहां पे चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट है गवर्नर की, गवर्नर से मैंने परमिशन ले ली है, क्योंकि गवर्नर तो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा है, तो गवर्नर की परमिशन ले ली है, और इस हिसाब से आर्टिकल 370 स्टैंड्स अबॉलिश्ड। तो एक तरह से प्रेसिडेंट कर सकता था, पर स्टेट गवर्नमेंट की हामी चाहिए थी उसमें। बट स्टेट गवर्नमेंट अब कौन थी? कोई पार्टी तो थी नहीं, गवर्नर था 2019 में, तो आपने अबॉलिश कर दिया, और 370 के साथ आपने 35A भी अबॉलिश कर दिया। अब 35A क्या था? Article 35A. Article 35A of Indian Constitution was an article that empowered the Jammu Kashmir State's legislature to define permanent resident. कि J&K के permanent resident कौन होंगे? अगर कोई लेडी है J&K की रेजिडेंट और वो किसी पंजाब के आदमी से शादी कर लेती, तो क्या वो J&K की रेजिडेंट रहेगी? तो आर्टिकल 35A पावर देता है जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा को कि वो डिफाइन करे कि J&K का रेजिडेंट कौन है। ठीक है, of the state, and provide special rights and privileges to those permanent residents. जैसे कि J&K में कोई तमिलनाडु का इंसान प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वो राइट सिर्फ J&K के रेजिडेंट्स को है। ठीक है, तो ये पावर के जो J&K के रेजिडेंट्स कौन होंगे और उनके पास क्या राइट्स और प्रिविलेजेस होंगे, ये पावर सेंटर की नहीं थी, J&K के लेजिस्लेचर की थी। ठीक है, इट वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया था 1954, और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की पावर भी आर्टिकल 370 से आती है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर डिफाइंड दीज प्रिविलेजेस टू इंक्लूड एबिलिटी टू परचेज प्रॉपर्टी, लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन, सीकिंग गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जॉब्स के भी राइट्स सिर्फ J&K के रेजिडेंट्स को होंगे, ये भी ये बताया।
availing other state benefits such as higher education, healthcare वगैरह. No permanent residents of the state, even if Indian citizens, were not entitled to these privileges. Again, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश का कोई आदमी के पास ये स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं होंगे. राइट तो ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे. ये बिगिनर सेक्शन था. अब हम न्यूज आइटम्स को डिस्कस करते हैं.